कारण इन्हें रडार से पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए G-30, जिसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन बनाता है, वह एक ही पायलट द्वारा उड़ाया जाता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 1400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इसका मतलब है कि यह किसी भी स्थिति में बेहद तेजी से अपनी ताकत दिखा सकता है और हवा से हवा में लड़ाई में भी दक्ष है। भारत के पास फिलहाल इन स्टेल्थ विमानों के मुकाबले कोई ठोस हथियार नहीं है जो इन्हें रोक सके। भारत को इन तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी वायु सेना और हवाई रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से अद्यतन और आधुनिक बनाना होगा। इसके लिए भारत को अपनी मिसाइल प्रणालियों को अपग्रेड करना होगा और नए प्रकार के रडार और मिसाइलों को विकसित करना होगा जो स्टेल्थ विमानों का सही तरीके से पता लगा सकें और उन्हें मार गिरा सकें। अगर भारत अपनी सुरक्षा को और मजबूत नहीं करता है तो चीन के पास ऐसे अत्याधुनिक विमानों और बॉम्बर्स के द्वारा किसी भी समय हमले की क्षमता हो सकती है जो हमारी रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। चीन के फाइटर जेट्स जैसे Ge-31 अपनी खासियतों और तकनीकी क्षमताओं के मामले में बेहद शक्तिशाली हैं। G-30 की कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है, लेकिन अगर फ्यूल बीच में भरवाया जाए तो यह 1900 किलोमीटर तक जा सकता है। यह विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो इसे दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए बहुत लाभकारी बनाता है। इस विमान में 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जहां यह 12 मीडियम रेंज हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 8 सुपरसोनिक मिसाइलें और 8 डी पेनिट्रेशन बम या 30 छोटे बम भी ले सकता है। यह तकनीकी क्षमता उसे न केवल हवाई हमलों में बल्कि जमीन पर हमला करने में भी बेहद प्रभावी बनाती है। भारत के पास फिलहाल इस पीढ़ी के विमानों का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय वायुसेना के पास जो विमान हैं, वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से चीनी विमानों से पीछे हैं। भारत ने अपनी वायुसेना की क्षमताओं को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और अभी Mk-1A एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम चल रहा है। इस विमान को 2026 तक प्रोटोटाइप के रूप में देखा जा सकता है। यह विमान जनरल इलेक्ट्रिक 4 इंजन के साथ आएगा और जब यह भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो यह चीन और रूस जैसे देशों के विमानों के मुकाबले बहुत प्रभावी होगा। लेकिन जैसे आपने कहा, तब तक चीन अपनी वायुसेना को और भी ताकतवर बना चुका होगा और वह छठी पीढ़ी के विमानों पर काम कर रहा होगा, जैसे कि JXD। चीन के छठी पीढ़ी के विमानों के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इनमें एडवांस सेंसर, लॉयल विंगमैन ड्रोन और लेजर हथियार जैसे अत्याधुनिक सिस्टम होंगे। यह विमान मैन और अनमैन जेट्स और ड्रोन की टीमिंग का हिस्सा होंगे, जो उन्हें और भी खतरनाक बना सकते हैं। यदि चीन का यह विमान सफलतापूर्वक बनता है और परिचालन में आता है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि उस समय तक भारत अभी 5वीं पीढ़ी के विमानों को पूरी तरह से तैनाने राफेल जैसे अत्याधुनिक विमानों को शामिल किया है और अपनी मिसाइल और रडार प्रणाली को भी अपग्रेड किया है। फिर भी चीन की वायुसेना के निरंतर विस्तार को देखते हुए भारत को अपनी रक्षा तकनीक और प्रणालियों को और तेजी से सुधारने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में कोई भी चुनौती का सामना किया जा सके। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों का भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन जैसा कि आपने कहा, सिर्फ यही कदम पर्याप्त नहीं है। तेजस जैसी स्वदेशी पहल भी भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक गर्व की बात है, लेकिन इसके विकास में जो देरी हुई है वह चिंता का विषय है। तेजस विमानों की डिलीवरी में होने वाली देरी पर एयरफोर्स चीफ मार्शल AP सिंह ने जो बयान दिए, वह भी यह बताते हैं कि हमें खुद को ज्यादा तेजी से अपडेट करने की जरूरत है। जैसा कि आपने सही कहा, चीन आज हमसे तकनीकी दृष्टिकोण से काफी आगे बढ़ चुका है और यदि हम समय पर नहीं जागते तो हमारी तैयारियां भी कम हो जाएंगी। तकनीक जितनी विकसित होगी उतना ही अधिक फायदा होगा और भारत को अपनी वायुसेना को उसी हिसाब से अपडेट करना होगा। इसीलिए भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स चीफ ने जो सुझाव दिया कि निजी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग में शामिल किया जाए, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जब निजी कंपनियां इस क्षेत्र में उतरेंगी तो बेहतर उत्पाद बनाने के लिए उनके पास एक प्रेरणा होगी। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके लिए जो लंबी प्रक्रिया और समय लगेगा
वह चिंता का विषय है। अगर हम जल्दी ही किसी प्रभावी समाधान की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते तो इस प्रतिस्पर्धा में हम पीछे रह सकते हैं। यह सच है कि हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाना होगा और हमारी रक्षा प्रणालियों में तेजी से सुधार करने होंगे ताकि आने वाले समय में चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा की जा सके। आपने जो वीडियो में यह बात उठाई वह बहुत ही प्रासंगिक है। इस तरह के मुद्दे चीन और भारत के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है और यह हमेशा दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि कुछ समय से दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौते हुए हैं, लेकिन चीन की वायुसेना की बढ़ती ताकत और उसके तेजी से विस्तार ने भारत के लिए चिंता पैदा कर दी है। चीन जो अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने पर लगातार ध्यान दे रहा है, हर साल सैकड़ों लड़ाकू विमान बना रहा है। इनमें से कई विमान अत्याधुनिक हैं, जिनमें चीन के J-16, J-20 और J-10 जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। इन विमानों की तकनीक, गति नियंत्रण और हथियार प्रणालियां बहुत शक्तिशाली हैं और इनका मुकाबला करना भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चीन के पास H-20 जैसे स्टेल्थ बॉम्बर्स भी हैं, जो भारत के किसी भी शहर पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। चीन की वायुसेना का यह विस्तार भारत के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि भारत की वायुसेना को इन अत्याधुनिक विमानों का मुकाबला करने के लिए नई तकनीक की जरूरत है। चीन के विमानों को ट्रैक करने के लिए भारत को एक ऐसे रडार सिस्टम की आवश्यकता है जो स्टेल्थ विमानों को भी पहचान सके। इसके अलावा भारत को एक सशक्त सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की जरूरत है जो इन बॉम्बरों को मार गिरा सके। भारत की वायुसेना के पास कुछ बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं, जैसे सुखोई, मिराज, मिग और राफेल, लेकिन ये विमान अब चीन के बढ़ते विमानों के मुकाबले उतने प्रभावी नहीं माने जा रहे। भारत की वायुसेना के पास जो तकनीकी शक्ति है वह किसी हद तक कारगर है, लेकिन यदि चीन की वायुसेना का विस्तार इसी रफ्तार से जारी रहा तो भारत को अपनी रक्षा प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता होगी। इस पर ध्यान देना जरूरी है कि चीन के एयरफोर्स के विमानों की बढ़ती संख्या और उसकी तकनीकी प्रगति से भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाने की जरूरत होगी। इसके लिए भारत को अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाना होगा, ताकि अगर कोई खतरा सामने आए तो भारत उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके और अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। चीन का H-20 स्टेल्थ बॉम्बर और उसके स्टेल्थ फाइटर जेट्स भारतीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। H-20 बॉम्बर में जो स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वह उसे रडार के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। इसमें जो रेडार की किरणों को घुमाने की तकनीक है उसे पकड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसका मतलब है कि चीन इन विमानों के जरिए भारतीय सीमा में घुसकर हमारे एयरबेस, नौसैनिक अड्डे, संचार केंद्र या सैन्य अड्डों को आसानी से निशाना बना सकता है और यह भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। यहाँ पर भारत को अपनी एयर डिफेंस प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है, खासकर लंबी दूरी की हवा से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस सिस्टम के जरिए। इन मिसाइलों की सहायता से भारत को चीन के स्टेल्थ विमानों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता प्राप्त करनी होगी। चूंकि H-20 बॉम्बर की रेंज 5000 किलोमीटर तक है और यह 13000 किलोमीटर तक के क्षेत्र में हमला कर सकता है, इसीलिए भारतीय रक्षा तंत्र को ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो इन विमानों को हवा में ही नष्ट कर सके, इससे पहले कि वे भारतीय सीमा में घुस पाएं। चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बात करें तो इसके पास कुछ बेहद खतरनाक विमानों की लंबी लिस्ट है, जिनमें G-31, F-30, शेनयांग और J-35 जैसे विमानों का नाम शामिल है। इन विमानों की विशेषता यह है कि ये बहुत तेज गति से उड़ सकते हैं और इनकी स्टेल्थ तकनीक के कारण इन्हें रडार से पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए G-30, जिसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन बनाता है, वह एक ही पायलट द्वारा उड़ाया जाता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 1400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इसका मतलब है कि यह किसी भी स्थिति में बेहद तेजी से अपनी ताकत दिखा सकता है और हवा से हवा में लड़ाई में भी दक्ष है। भारत के पास फिलहाल इन स्टेल्थ विमानों के मुकाबले कोई ठोस हथियार नहीं है जो इन्हें रोक सके। भारत को इन तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी वायु सेना और हवाई रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से अद्यतन और आधुनिक बनाना होगा। इसके लिए भारत को अपनी मिसाइल प्रणालियों को अपग्रेड करना होगा और नए प्रकार के रडार और मिसाइलों को विकसित करना होगा जो स्टेल्थ विमानों का सही तरीके से पता लगा सकें
और उन्हें मार गिरा सकें। अगर भारत अपनी सुरक्षा को और मजबूत नहीं करता है तो चीन के पास ऐसे अत्याधुनिक विमानों और बॉम्बर्स के द्वारा किसी भी समय हमले की क्षमता हो सकती है, जो हमारी रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। चीन के फाइटर जेट्स जैसे GE-31 अपनी खासियतों और तकनीकी क्षमताओं के मामले में बेहद शक्तिशाली हैं। G-30 की कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है, लेकिन अगर फ्यूल बीच में भरवाया जाए तो यह 1900 किलोमीटर तक जा सकता है। यह विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो इसे दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए बहुत लाभकारी बनाता है। इस विमान में 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जहां यह 12 मीडियम रेंज हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 8 सुपरसोनिक मिसाइलें और 8 डी पेनिट्रेशन बम या 30 छोटे बम भी ले सकता है। यह तकनीकी क्षमता उसे न केवल हवाई हमलों में बल्कि जमीन पर हमला करने में भी बेहद प्रभावी बनाती है। भारत के पास फिलहाल इस पीढ़ी के विमानों का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय वायुसेना के पास जो विमान हैं, वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से चीनी विमानों से पीछे हैं। भारत ने अपनी वायुसेना की क्षमताओं को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और अभी MK-1A एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम चल रहा है। इस विमान को 2026 तक प्रोटोटाइप के रूप में देखा जा सकता है। यह विमान जनरल इलेक्ट्रिक 4 इंजन के साथ आएगा और जब यह भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो यह चीन और रूस जैसे देशों के विमानों के मुकाबले बहुत प्रभावी होगा। लेकिन जैसे आपने कहा, तब तक चीन अपनी वायुसेना को और भी ताकतवर बना चुका होगा और वह छठी पीढ़ी के विमानों पर काम कर रहा होगा, जैसे कि JXD। चीन के छठी पीढ़ी के विमानों के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इनमें एडवांस सेंसर, लॉयल विंगमैन ड्रोन और लेजर हथियार जैसे अत्याधुनिक सिस्टम होंगे। यह विमान मैन और अनमैन जेट्स और ड्रोन की टीमिंग का हिस्सा होंगे, जो उन्हें और भी खतरनाक बना सकते हैं। यदि चीन का यह विमान सफलतापूर्वक बनता है और परिचालन में आता है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा, क्योंकि उस समय तक भारत अभी 5वीं पीढ़ी के विमानों को पूरी तरह से तैनात नहीं कर पाएगा। भारत ने कुछ सालों में अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। भारतीय वायुसेना ने राफेल जैसे अत्याधुनिक विमानों को शामिल किया है और अपनी मिसाइल और रडार प्रणाली को भी अपग्रेड किया है। फिर भी चीन की वायुसेना के निरंतर विस्तार को देखते हुए भारत को अपनी रक्षा तकनीक और प्रणालियों को और तेजी से सुधारने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में कोई भी चुनौती का सामना किया जा सके। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों का भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन जैसा कि आपने कहा, सिर्फ यही कदम पर्याप्त नहीं है। तेजस जैसी स्वदेशी पहल भी भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक गर्व की बात है, लेकिन इसके विकास में जो देरी हुई है वह चिंता का विषय है। तेजस विमानों की डिलीवरी में होने वाली देरी पर एयरफोर्स चीफ मार्शल AP सिंह ने जो बयान दिए, वह भी यह बताते हैं कि हमें खुद को ज्यादा तेजी से अपडेट करने की जरूरत है। जैसा कि आपने सही कहा, चीन आज हमसे तकनीकी दृष्टिकोण से काफी आगे बढ़ चुका है और यदि हम समय पर नहीं जागते तो हमारी तैयारियां भी कम हो जाएंगी। तकनीक जितनी विकसित होगी उतना ही अधिक फायदा होगा और भारत को अपनी वायुसेना को उसी हिसाब से अपडेट करना होगा। इसीलिए भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स चीफ ने जो सुझाव दिया कि निजी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग में शामिल किया जाए, वह